स्वागत है भाई लोग। पार्ट 1 में हमने जितना देखा था अब पार्ट 2 में उसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो मांगा की शुरुआत वहीं होती है। हमारा एमसी और वो मीरा दोनों एक साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर जब आगे की ओर बढ़ रहे थे तभी हमारा एमसी सोचता है कि हे भगवान, सिस्टम कहाँ है। कम से कम एक सिस्टम तो दे देता यार, इतना देर क्यों कर रहा है। क्या करूं, भगवान बात सुन ही नहीं रहे हैं। इसके बाद सामने की ओर बहुत सारे रास्ते आते हैं। 3-4 रास्ते आते हैं, उनमें से एक में हमारा एमसी चला जाता है। फिर जब वो एक रास्ते पर जाने लगता है तभी पीछे से मीरा बोलती है, महाराज आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो रास्ता सही नहीं है। हमारी जो राजसभा है वो इस ओर नहीं उस ओर है। ये सुनकर हमारा एमसी एकदम धक से रह जाता है और सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मैं गलत रास्ते पर आ गया, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। उसके बाद वो खांसते हुए बोलता है, अरे मैं थोड़ा इधर से उधर चल रहा था, थोड़ा सा मेरे पैर में दर्द जैसा था इसलिए मैं इधर से उधर चल रहा था। तो मीरा बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है महाराज। उसके बाद एमसी सोचता है, अरे यार बच गया, अभी के लिए तो बच गया, आगे और ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर एमसी मीरा को बोलता है, अब तुम आगे आगे चलो, मैं आगे आगे नहीं चलूंगा, तुम चलो। तो फिर मीरा बोलती है, क्या मैं, महाराज मैं आगे आगे नहीं चल सकती हूँ, ये नियम के विरुद्ध है, अगर मैं आगे आगे चलूंगी तो मुझे सजा मिल सकती है। ये सुनकर एमसी कहता है, अरे ये मेरा आदेश है, तुम मेरे आदेश को नहीं मानोगी। फिर मीरा बोलती है, लेकिन महाराज। पर एमसी फिर बोलता है, नहीं ये मेरा आदेश है, मेरी बातों को मानो, समझी। तो मीरा बोलती है, जी महाराज जी मैं आगे आगे चलती हूँ। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है, चलो ठीक है तो चलना शुरू करो आगे की ओर। फिर एमसी सोचता है, अरे यार मुझे तो रास्ता पता ही नहीं है, इसलिए तो आगे चलने के लिए इसको बोला। चलो कुछ तो फायदा हुआ मेरे महाराज होने का, वरना बहुत ही दिक्कत हो जाती मुझे। उसके बाद मीरा आगे आगे चलने लगती है। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है कि अरे भाई मेरा कमीना दोस्त मानव कहाँ होगा। जहां भी हो भाई ठीक हो, अगर वो भी यहाँ आया होगा तो कितना अच्छा होगा। पर क्या करूं, कहाँ होगा मेरा दोस्त मानव। उसके कुछ समय बाद वो लोग आगे की ओर जब बढ़ रहे थे तभी हमारे एमसी को सामने की ओर बहुत सारे फोटो दिखाई देते हैं जिनमें ड्रैगन्स और ह्यूमंस के बीच लड़ाई दिखाई जा रही होती है। वही देखकर हमारा जो एमसी रहता है वो कहता है, अरे ड्रैगन, क्या बात है, मतलब यहाँ ड्रैगन है, मतलब मैजिक ये सब भी होगा। वाह ये तो मजा आ गया, पहले मैंने एल्फ देखा अब तो ड्रैगन है भाई, ये तो कितना मजेदार है। अब क्या बात है, मजा ही आ गया। ये सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था वो, और वो बहुत सारे फोटो को देख रहा था। तभी मीरा बोलती है, महाराज हम लोग द्वार के पास पहुंच गए हैं, यहीं से अंदर जाने का रास्ता है राजसभा में। फिर हमें राजसभा का दरवाजा दिखाया जाता है, उसके सामने 2 पहरेदार खड़े थे। पहरेदार जैसे ही हमारे एमसी को देखते हैं वो नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर हमारा एमसी सोचता है, ओहो क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हुआ है यार, एक भी गलती अगर मैं करूंगा तो फिर फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे सोच समझकर बोलना होगा और कम बोलना होगा, तभी मैं नहीं फंसूंगा। फिर पहरेदार गेट को खोलता है और हमारा एमसी गेट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि इतने सारे लोग, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे लोग हैं। और फिर सारे लोग जैसे ही हमारे एमसी को देखते हैं तो सभी नीचे झुककर बोलते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर हमारा एमसी ये सब देखते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो चुपचाप आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अपने जो राज सिंहासन होता है उसकी ओर बढ़ता है और सोचता है, अरे भाई कितना बड़ा राज सिंहासन है, इस पर अगर बैठा तो भाई मैं गिर न जाऊं, देखकर बैठना पड़ेगा। इसके बाद हमारा एमसी राज सिंहासन पर बैठ जाता है और फिर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने लगती है। और उसी क्षण सामने से एक व्यक्ति चलते हुए आ रहा होता है जो आते ही हमारे एमसी को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज की जय हो, मेरा प्रणाम। फिर हमारा एमसी सोचता है कि अच्छा शायद ये यहाँ का प्रधानमंत्री होगा। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है, रुद्रसेन का प्रणाम महाराज। फिर एमसी सोचता है, अच्छा इसका नाम रुद्रसेन है, चलो ठीक है। फिर रुद्रसेन बोलता है, महाराज आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति दे। तो फिर हमारा एमसी बोलता है, अनुमति है, अब शुरू करो। फिर रुद्रसेन बोलता है, जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा। फिर राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो जाती है और सभी को रुद्रसेन बोलता है, आज की सभा का प्रथम विषय है, सीमांत क्षेत्र के प्रांत से अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार आया है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। राज्यसभा की संपूर्ण कार्यवाही होने लगती है और जो रुद्रसेन रहता है वह आगे कहता है वह संदेश लाया जाए। वो संदेश रुद्रसेन को दिया जाता है और रुद्रसेन उस संदेश को पढ़ते हुए कहता है, सीमा क्षेत्र की चौकी से यह विशेष संदेश आया है जो कि अत्यंत गंभीर संदेश है।
फिर सारे मंत्रीगण रुद्रसेन से पूछते हैं क्या ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो रुद्रसेन कहता है हाँ ये गंभीर है। फिर हमारा एमसी सोचता है लगता है ये कोई छोटी बात नहीं है, अच्छी तरह से सोच समझकर मुझे आगे का उत्तर देना होगा। फिर रुद्रसेन बोलता है महाराज इस समाचार के अनुसार सीमांत क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। 3 दिन पहले वहां उत्तर पश्चिम सीमा पर तैनात हमारी पूरी की पूरी सेना की एक टुकड़ी गायब हो गई। पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वह कहाँ गए। फिर सारे लोग बोलते हैं क्या पूरी टुकड़ी गायब हो गई। फिर हमारा एमसी भी सोचता है पूरी टुकड़ी गायब हो गई बिना कोई निशान छोड़े, अरे यार ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। उसके बाद रुद्रसेन बताता है कि घटना स्थल पर जो ये हुआ है उसके लिए एक भी निशान नहीं छोड़ा गया, मानो पूरी टुकड़ी एक साथ गायब हो गई। और महाराज हमने उस क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से खोज की, सारी जगहों को अच्छी तरह से छाना, पर फिर भी हमें वहां पर एक भी सबूत नहीं मिला। ये सुनकर हमारा एमसी सोचता है अगर लड़ाई नहीं हुई, कोई निशान नहीं मिला, तो मामला सच में बहुत साधारण नहीं है, इसलिए हमें सोचना होगा। फिर रुद्रसेन बोलता है महाराज अब आगे क्या किया जाए, आप ही हमें बताएं। तो फिर हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है कुछ तो बोलना होगा यार अच्छी तरह से। फिर बोलता है पहले मुझे पूरी जानकारी दो और फिर इसके बारे में मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। फिर जो रुद्रसेन रहता है वो पूरी जानकारी देता है महाराज घटनास्थल पर 8 कोस तक खोज की गई लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, न हथियार मिले और न ही संघर्ष के कोई चिन्ह मिले। फिर सारे सेनानायक बोलते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है यार। फिर रुद्रसेन बोलता है मानो सब कुछ हवा में विलुप्त हो गया हो। फिर एमसी भी सोचता है कोई निशान नहीं, क्या है यार कौन सा दुश्मन है जो एक निशान भी नहीं छोड़ता। फिर रुद्रसेन से बोलता है महाराज रिपोर्ट का सबसे रहस्यमय भाग अभी शेष है। तो फिर एमसी बोलता है चलो ठीक है बताओ क्या बात है। तो फिर रुद्रसेन बोलता है महाराज घटना स्थल पर केवल एक ही वस्तु मिली है, काले रंग का एक अजीब प्रतीक जिसे हमारे विद्वान भी नहीं पहचान पा रहे हैं। अब हम इसको क्या कहें। सभी लोग बोलते हैं क्या ऐसा चिन्ह तो मैंने कभी नहीं देखा है, अरे यार ये क्या है। फिर वह चिन्ह जो रुद्रसेन पास रहता है वह हमारे एमसी को देता है। फिर हमारा एमसी उस चिन्ह को लेता है और सोचता है यह कोई साधारण निशान नहीं लगता है, इसे जानबूझकर छोड़ा गया होगा, जरूर हमें कुछ बताने के लिए। फिर सभी सैनिक खुसुर फुसुर करने लगते हैं क्या ये किसी प्राचीन संगठन का चिन्ह है या किसी अज्ञात शत्रु का संदेश है। फिर हमारा मंत्री बोलता है महाराज आपकी क्या आज्ञा है। फिर हमारा एमसी बोलता है घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर सबसे बड़ी भूल साबित होती है, पहले इस प्रतीक की पूरी सच्चाई पता लगाई जाए, इसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। इसके बाद रुद्रसेन कहता है महाराज घटना स्थल से यह धातु का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है, इस पर वही रहस्यमय चिन्ह अंकित है जो उस निशान पर था। फिर एमसी इसको भी लेता है और इस धातु को देखने लगता है और सोचता है ये धातु साधारण बिल्कुल नहीं लग रही। फिर रुद्रसेन बोलता है महाराज ऐसी धातु का उल्लेख केवल प्राचीन अभिलेखों में ही मिलता है। फिर हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो राजकीय पुस्तकालय में इस चिन्ह की जानकारी इकट्ठा करो और इस धातु की भी, जाओ जल्दी करो। तो फिर हमारा जो रुद्रसेन रहता है वो बोलता है जैसी आज्ञा महाराज। इसके बाद की कहानी में होता है कि सामने से एक और व्यक्ति चलता हुआ आ रहा था और वह हमारे एमसी के सामने झुकता है और बोलता है सम्राट की जय हो, मेरा सादर प्रणाम। तो फिर एमसी बोलता है उठिए। अच्छा। और फिर जो रुद्रसेन रहता है वो हमारे इस व्यक्ति को गुरुदेव कहकर संबोधित करता है और कहता है लीजिए गुरुदेव ये चिन्ह, इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं हमें बताइए। तो फिर जैसे ही हमारे गुरुदेव इस चिन्ह को देखते हैं वो बोलते हैं यदि मेरी स्मृति सही है तो ये प्रतीक 2000 वर्ष पहले इतिहास से मिट चुके एक संप्रदाय का हो सकता है। क्या संप्रदाय का, सभी लोग बोलते हैं। इसके बाद गुरुदेव बोलते हैं प्राचीन ग्रंथों में इसका केवल संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, कहा जाता है कि यह संप्रदाय अंधकार की शक्ति की साधना और पूजा किया करता था, उन्हीं लोगों का ये हो सकता है। फिर सभी सैनिक खुसुर फुसुर करते हुए बोलते हैं तो क्या वो लोग फिर से लौट आए। फिर हमारा एमसी सोचता है अभी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, पहले पूरी सच्चाई जाननी होगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा। इसके बाद गुरुदेव बोलते हैं लेकिन 2000 वर्ष पहले उस संप्रदाय का पूरा विनाश हो चुका था, इसलिए आज ये प्रतीक फिर से मिलना असंभव माना जाता है। पर प्राचीन अभिलेखों के अनुसार वह कोई साधारण संगठन नहीं था, वे लोग स्वयं को अंधकार के उपासक कहते थे, जो कि बहुत पुरानी बात है। फिर हमारा एमसी सोचता है अंधकार के उपासक, तो ये केवल सीमा का मामला नहीं है, पूरे साम्राज्य का मामला है और पूरे साम्राज्य पर इसका संकट हो सकता है। उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं कहा जाता है कि उनका उद्देश्य किसी राज्य पर विजय पाना नहीं था, वे उस शक्ति को जगाना चाहते थे जिसे स्वयं इतिहास ने निषिद्ध घोषित कर दिया था, फिर भी वे उस शक्ति को जागृत करना चाहते थे।
फिर सारी सेनाओं में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है कि यदि वे संप्रदाय लौट आए हैं तो ये पूरे महाद्वीप के लिए खतरा होगा। फिर हमारा एमसी सोचता है, इतिहास कभी बिना कारण खुद को नहीं दोहराता, जरूर कोई न कोई कारण होगा, मुझे अच्छे से सोचना होगा। फिर गुरुदेव बोलते हैं, यदि यह प्रतीक वास्तव में उसी संप्रदाय का है तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, कोई उन्हें फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद जो मंत्री रुद्रसेन रहते हैं वो बोलते हैं, महाराज आपकी आज्ञा क्या है। इसके बाद फिर हमारा एमसी बोलता है, भय किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए सीमाओं की सुरक्षा दुगनी कर दी जाए। राजकीय पुस्तकालय के सभी अभिलेख मेरे अध्ययन कक्ष में पहुंचाए जाएं और इस विषय की जानकारी राजमहल के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना सभी हमारे प्रजाजन भयभीत हो जाएंगे, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। फिर सभी लोग बोलते हैं, जैसी आज्ञा सम्राट। इसके बाद हमारी कहानी को यहीं पर रोका जाता है और फिर हमें इस सीन को काटकर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने बेड पर सोया हुआ रहता है। फिर सुबह होती है तो वह जागता है और बोलता है, हे भगवान कहाँ फंस गया मैं। ये सौतेली माँ जो शायद मुझे मारना चाहती है, एक सेनापति जो पूरे दरबार को चुप कर देता है, और एक प्रधानमंत्री जिसे मैं पहचानता तक नहीं। उफ, ये कैसी अनोखी दुनिया है। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। अरे यार, और मेरा सिस्टम जो कि अभी तक आया ही नहीं। मैं कहाँ का हीरो लगता हूँ यार। अरे भाई सिस्टम मुझे मिल जा। भाई यार सिस्टम कहाँ है तू, मुझे मिल जा यार। ऐसा पुनर्जन्म दे दिया है भगवान ने, सिस्टम भी नहीं देता। इसके बाद हमारा एमसी सोचता है, हाँ ठीक है, महल इतना भी बुरा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या होता है। फिर बाहर से आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो फिर हमारा एमसी बोलता है, हाँ अंदर आ सकती हो। तो फिर धीरे धीरे गेट खुलता है और पता चलता है कि वहां से मीरा अंदर आ रही होती है, जो कि दो सेवकों के साथ कुछ लेकर आ रही होती है। फिर अंदर एक टेबल सजता है और उस टेबल पर बहुत सारे पकवान खाना लगा रहता है। एमसी ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या ये प्लेट, ये सब क्या असली सोना है। वो देखता है, चेक करता है, फिर वो हंसने लगता है और चिल्लाने लगता है, वाह ये तो असली सोना है यार। उसे देखकर पीछे मीरा हंसती रहती है और फिर एमसी सोचता है, इतना सोना, अरे यार इतना सोना अगर मुझे पिछले जिंदगी में मिल जाता तो मैं इतना अमीर होता कि कुछ कहने का नहीं। ओ भाई साहब क्या बात है। उसके बाद जो दोनों सेवक रहते हैं वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा एमसी और मीरा वही दोनों कक्ष में रहते हैं। फिर मीरा बोलती है, महाराज आपका भोजन मैं परोस देती हूँ। तो फिर एमसी बोलता है, रुको पहले, थोड़ी देर रुको और मेरे साथ बैठो। तो मीरा बोलती है, क्या मैं बैठूं। नहीं 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 महाराज मैं नहीं बैठ सकती। अरे बैठो, क्यों नहीं बैठ सकती तुम। फिर मीरा बोलती है, लेकिन महाराज मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती, एमसी बोलता है। मीरा बोलती है, महाराज ये अपराध होगा, मैं एक दासी और आप महाराज, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तो फिर एमसी बोलता है, अरे ये मेरा आदेश है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो बैठो। फिर हमारा एमसी बोलता है, अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो मीरा बोलती है, क्या मैं आपकी दोस्त। हाँ हाँ, एमसी बोलता है। फिर मीरा बोलती है, लेकिन महाराज मैं तो केवल एक साधारण दासी हूँ। तो फिर एमसी बोलता है, अरे यार बन जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। तो फिर मीरा सोचती है, अरे ये क्या हो रहा है, अपने जीवन में कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करता था और ऊपर से महाराज इस तरह से बात नहीं करते थे। फिर मीरा बोलती है, लेकिन महाराज आप महाराज हैं और मैं एक दासी, ये सही नहीं है, मैं तो एक दासी हूं ना, आपकी मित्र कैसे बन सकती हूँ। तो फिर एमसी बोलता है, अरे यार तुम समझती क्यों नहीं, मैंने कहा ना तुम मेरी दोस्त हो बस, इसके बाद और कुछ नहीं, मेरा ये फैसला है, तुम्हें मानना होगा। उसके बाद फिर मीरा बोलती है, जी महाराज आज से मैं आपकी मित्र हूँ। फिर एमसी बोलता है, बहुत अच्छा, अब सही है, अब से तुम मेरी मित्र हो। इसके बाद जो एमसी रहता है वो मीरा से पूछता है, चलो अब एक जरूरी बात बताओ, क्या तुम मेरी प्रति वफादार हो। तो मीरा बोलती है, जी महाराज मैं आपके प्रति वफादार हूँ, अगर आप चाहें तो अभी मैं अपनी जान दे सकती हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए भाई, तुम बस मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे लिए वफादार हो। तो मीरा बोलती है, हाँ महाराज मैं आपके लिए वफादार हूँ। कैसे। तो फिर मीरा बोलती है, महाराज मैं आपकी एक दासी हूँ, ये देखिए मेरे हाथों में ये जो निशान है ये इसका प्रतीक है, ये दासों को दिया जाता है, इसे आपके नाम और आपके रक्त से स्थापित किया गया था, मैं कभी भी आपका विरोध नहीं कर सकती हूँ, यदि मैं आपके विरोध में गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है और सोचता है, अरे यार ये जादुई मोहर, मौत, हे भगवान कौन सी दुनिया है ये। फिर एमसी शांत होता है और फिर मीरा से बोलता है, ठीक है
अब मैं जो भी सवाल पूछूं तुम बिना हिचकिचाए उसका जवाब देना। तो मीरा बोलती है, जी महाराज। फिर एमसी बोलता है, मेरा नाम क्या है? तो मीरा सोचती है, क्या आपको अपना नाम भी नहीं पता? ये क्या है? फिर मीरा बोलती है, महाराज आप अपना ही नाम क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर एमसी बोलता है, अरे ये सब छोड़ो, तुम मेरा नाम बताओ ना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज आपका नाम सूर्यवीर चौहान है। फिर एमसी सोचता है, अच्छा मेरा नाम सूर्यवीर चौहान है। ठीक है, अभी तक तो सब कंट्रोल में है। चलो बड़ी यह बात है। इसके बाद एमसी पूछता है, ठीक है अब बताओ मैं आखिर हूँ कौन? तो फिर मीरा बोलती है, महाराज आप केवल एक राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट हैं। फिर एमसी सोचता है, क्या मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ? मतलब पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक? अरे भाई क्या बात है। फिर मीरा उसको बताती है, महाराज सूर्यगढ़ केवल एक नगर नहीं, यह एक विशाल साम्राज्य है। इसके अधीन अनेक नगर, किले, गांव और सीमांत क्षेत्र आते हैं। ये सब सुनकर तो हमारे एमसी का दिमाग ही चकराने लगता है। फिर एमसी सोचता है, ओह मैं तो सोच रहा था ज्यादा से ज्यादा किसी छोटे से राज्य का राजा हूंगा, लेकिन यहाँ तो पूरा साम्राज्य मेरे सिर पर आ गिरा। अरे यार क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा अलग हो गया। फिर एमसी पूछता है, मीरा अब मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ। तो फिर मीरा थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है, महाराज यदि आपके परिवार की बात करें तो सबसे पहले महारानी यशोधरा देवी का नाम आता है। क्या यशोधरा? फिर एमसी बोलता है, वो मेरी क्या लगती है? तो मीरा बताती है, वो आपकी माता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत दयालु थी, न्यायप्रिय थी और प्रजा को अपनी संतान की तरह रखती थी। तो एमसी सोचता है, तो मेरी माँ ऐसी थी। उफ क्या बात है। पर फिर मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी अपने को खो दिया है। उफ लगता है ये इस बॉडी का जो पिछला मालिक था वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। इसके बाद जो मीरा रहती है वो बताती है, महाराज इसके बाद आपके पिता स्वर्गवासी सम्राट वीरेंद्र देव थे। फिर एमसी बोलता है, क्या तो मेरे माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे? तो फिर मीरा बोलती है, सम्राट वीरेंद्र देव के स्वर्गवास के बाद महल में बहुत कुछ बदल गया महाराज। इसके बाद सम्राट वीरेंद्र देव के स्वर्गवास के बाद राजमहल की सारी जिम्मेदारी महारानी मोहिनी देवी ने संभाल ली। तो फिर एमसी सोचता है, अच्छा यही मेरी सौतेली माँ है। तो फिर मीरा बोलती है, आज भी राजमहल के अधिकांश निर्णय महारानी मोहिनी देवी के प्रभाव में ही लिए जाते हैं। महाराज आपके दो सौतेले भाई बहन भी हैं, राजकुमार सूर्यांश देव और राजकुमारी हिसानी देवी। फिर एमसी सोचता है, तो इस महल में मेरा परिवार अभी भी है, लेकिन पता नहीं वे मेरे अपने हैं भी या नहीं। लगता है इस परिवार को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। फिर एमसी बोलता है, मीरा एक बात तो सच सच बताओ, क्या मेरे और महारानी मोहिनी देवी के संबंध अच्छे हैं? फिर मीरा थोड़ी देर तक सोचती है और फिर थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है, क्या मुझे ये सब बता देना चाहिए? फिर मीरा बताती है, महाराज यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो यह उतना आपके लिए सुखद नहीं होगा। महाराज महारानी मोहिनी देवी ने कभी भी आपका अपमान नहीं किया। उन्होंने हमेशा आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है। तो फिर एमसी सोचता है, मतलब वो वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रहा था। फिर मीरा बोलती है, लेकिन आप और महारानी मोहिनी देवी कभी एक परिवार की तरह नहीं रह सके। राजकुमार सूर्यांश देव और राजकुमारी हिसानी देवी ने भी आपका अनादर नहीं किया। फिर एमसी सोचता है, तो यहाँ कोई मुझे सताता नहीं था, लेकिन कोई अपनाता भी नहीं था। फिर मीरा बोलती है, महाराज राजमहल में सबसे अधिक जो चीज थी वह शांति नहीं बल्कि दूरी थी। अच्छा। फिर एमसी बोलता है, अगर परिवार समस्या नहीं है तो फिर बताओ इस महल में सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? फिर मीरा बोलती है, महाराज महल की दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ बातें बहुत सावधानी से कहनी पड़ती है, इसलिए कहती हूँ यदि किसी से सबसे अधिक सावधान रहना है तो उनसे जो मुस्कुराते हुए सिंहासन की ओर देखते हैं। तो फिर एमसी सोचता है, अब समझ आया, ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी, लेकिन अगर किस्मत ने मुझे इस सिंहासन पर बैठाया है तो मैं भागूंगा नहीं। धन्यवाद मीरा। फिर एमसी कहता है, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। फिर मीरा बोलती है, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है महाराज। बस यहीं तक। पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो बताइएगा।